गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 3 भारत में राष्ट्रवाद। जिसमें आज हम देखेंगे बंग भंग आंदोलन के बारे में। बंगाल की एकता को तोड़ने वाले इस विभाजन का विरोध करने के लिए बंगाल में सार्वजनिक सभाएं और जुलूसों के कार्यक्रम संपन्न हुए। जो बंगाल की एकता थी उसको तोड़ने के लिए इस विभाजन का विरोध भी हुआ और बंगाल में सार्वजनिक सभाएं और जुलूस के कार्यक्रम भी संपन्न हुए, यानी कि पूरे हुए। असंख्य पत्रिकाएं बांटी गईं। इस आंदोलन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ उपन्यास का वंदे मातरम गीत लड़ाई का नारा बन गया। पूरे देश में राष्ट्रीय भावना की अभूतपूर्व लहर दौड़ गई। जिस दिन विभाजन का अमल शुरू हुआ वह दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस के रूप में क्यों मनाया गया? जिस दिन बंगाल का विभाजन शुरू हुआ उस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे प्रदेश में हड़ताल की गई। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह से इस दिन को एकता दिन के रूप में मनाया गया। इसके बाद है स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के आंदोलन को उग्र और व्यापक बनाने का निश्चय किया गया। इस आंदोलन के मुख्य 3 लक्षण थे। पहला, स्वदेशी माल का व्यापार करना। दूसरा, विदेशी माल का बहिष्कार करना तथा तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बंगाल के लोगों ने आंदोलन चलाया। एक आंदोलन समिति की रचना की गई। उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे कांग्रेस के अग्रगण्य नेता थे। विदेशी कपड़े और अन्य चीज वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी चीज वस्तुओं का उपयोग करने के लिए लोगों से आग्रह किया गया। स्वदेशी चीज वस्तुओं का लाभ लोगों को समझाया गया। वर्तमान पत्रों में लेख सभा, आम सभा और लोकगीतों के द्वारा स्वदेशी का प्रचार किया गया। स्वदेशी चीज वस्तुएं बनाने वाले कारखाने भी शुरू हुए। इंग्लैंड से आयात होने वाले कपड़े, नमक, चीनी, बूट यानी कि जूते, सिगरेट, तंबाकू आदि का आयात कम हो गया और भारत में बने हुए कपड़े व अन्य चीज वस्तुओं का विक्रय बढ़ा। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के अलावा भारत के अन्य प्रांतों में भी फैला गया। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी और बहिष्कार के साथ जुड़े हुए 1905 के इस आंदोलन का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण राष्ट्रीय शिक्षा थी। बंग भंग आंदोलन में विद्यार्थियों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यानी कि उसमें भाग लिया। इसलिए विद्यार्थियों को सामूहिक दंड करने से लेकर उन्हें विद्यालय कॉलेज से निकाल देने तक का कदम उठाया गया। परिणाम स्वरूप वैकल्पिक शिक्षा के रूप में राष्ट्रीय विद्यालय शुरू किए गए। बंगाल में ईस्वी सन 1907 से 25 राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय और 300 राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय शुरू किए गए। रविंद्रनाथ ठाकुर ने ईस्वी सन 1901 में शांति निकेतन में विश्व भारती की भी शुरुआत की। विश्व भारती की शुरुआत कब हुई और किसके द्वारा हुई? तो विश्व भारती की शुरुआत रविंद्रनाथ ठाकुर ने ईस्वी सन 1901 में शांति निकेतन में की थी। अंग्रेज सरकार बंग भंग आंदोलन को तोड़ सकने में असफल रही। अंत में ईस्वी सन 1911 में अंग्रेज सरकार को बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। बंगाल की प्रजा का शांत और अहिंसक मार्ग से प्राप्त की हुई यह एक यादगार और ऐतिहासिक विजय थी। गरम दल का उदय। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि नेता संवैधानिक मार्ग से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। उन्होंने अपने समय के अनुसार नरम मार्ग अपनाया, इसलिए वे नरम दल के रूप में पहचाने गए। नरम दल के नेताओं में हिंद के सुशिक्षित मध्यम वर्ग को संगठित करके
मजबूत राष्ट्रीय चेतना के लिए पूर्व भूमिका तैयार किया। उन्होंने स्वशासन, समानता, लोकशाही और स्वतंत्रता के विचारों का भारतीय प्रजा में बीजारोपण का भी कार्य किया। उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप जागृत हुए भारत के युवा वर्ग उत्साही, आक्रामक और आत्मविश्वास से पूर्ण थे। उन्हें सब नरम नीति के बदले आक्रामक नीति को अपनाने की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। नरम दल के नेता। नरम दल के नेताओं के मत के विरुद्ध लाल, बाल और पाल की त्रिपुटी से पहचाने जाने वाला लाला लजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल बंगाल जैसे नेताओं ने स्वराज को इनाम के रूप में नहीं परंतु अधिकार से प्राप्त करना चाहते थे। वे सक्रिय आंदोलन में विश्वास रखने वाले उग्र व्यवहार के होने के कारण वे गरम दल के रूप में पहचाने गए। इसके बाद है गरम दल के नेता, जिसमें है लोकमान्य तिलक 1856 से 1920। लोकमान्य तिलक के रूप में प्रसिद्ध हुए बाल गंगाधर तिलक गरम दल के मुख्य नेता थे। इन्होंने एक मूल मंत्र दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम प्राप्त करके ही रहेंगे। लोकमान्य तिलक ने कौन सा मूल मंत्र दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। इन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती उत्सव मनाना शुरू किया। इन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक 2 समाचार पत्र भी शुरू किए। उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव हुआ। ईस्वी सन 1916 में होम रूल आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। अब है लाला लजपत राय 1856 से 1928। लाला लजपत राय शेरे पंजाब के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। लाला लजपत राय किस रूप में प्रसिद्ध हुए थे? शेरे पंजाब के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने दी पंजाबी और दी प्यूनिंग जैसे समाचार पत्र भी शुरू किए थे। ईस्वी सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। पुलिस की लाठियों का प्रहार हुआ तब इन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठी के एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील बन जाएगा। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, वहाँ ही इनकी मृत्यु हुई। बिपिन चंद्र पाल 1858 से 1932। लाल, बाल और पाल की त्रिपुटी के तीसरे बंगाली नेता बिपिन चंद्र पाल थे। शुरुआत में ये ब्रह्म समाज के संपर्क में आए थे। इन्होंने न्यू इंडिया साप्ताहिक और वंदे मातरम समाचार पत्र शुरू किया था। अंग्रेज सरकार इन पर से युवकों को हिंसक मार्ग पर ले जताने का आरोप लगाया था। ये प्रचंड आंदोलन के द्वारा स्वराज प्राप्त करने के पक्षधर माने जाते थे। अब है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई। भारत में उग्र राष्ट्रवाद का तेजी से फैला हुआ था। तब अंग्रेजों ने राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने का प्रयास किया था। भारत में मुस्लिमों ने एक समूह को समझाने में अंग्रेज सफल रहे। परिणाम स्वरूप ईस्वी सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई। इस संस्था की स्थापना में धार्मिक प्रमुख आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, वायसराय मिंटो और उनके व्यक्तिगत मंत्री डनलॉप स्मिथ ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। होम रूल आंदोलन 1916। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में इंडियन होम रूल लीग की भी स्थापना की। तिलक ने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके ही रहूँगा। तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्रों में लेख लिखे, भाषण दिए और लोक मत जागृत किया।
इस समय में ही तिलक को लोकमान्य के रूप में सम्मानित किया गया। एनी बेसेंट मद्रास में सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी की। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य संवैधानिक मार्ग से होम रूल यानी कि उत्तरदायी राजतंत्र प्राप्त करने का था। एनी बेसेंट ने अपने साप्ताहिक दी कॉमवालिन और दैनिक समाचार पत्र न्यू इंडिया में लेख लिखे। एनी बेसेंट ब्रिटिश सरकार को हिंद के जवाबदार राजतंत्र और गृह स्वराज शीघ्र ही देने का अनुरोध किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने होम रूल आंदोलन को समर्थन दिया। अंग्रेज सरकार एनी बेसेंट के इस आंदोलन से चौंक गई। मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर दिया, उन्हें उटकमंड में नजर कैद कर दिया, यानी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एनी बेसेंट को मुक्त कराने के लिए देश में सभा और जुलूस के द्वारा जगह जगह विरोध प्रकट किया जाने लगा और अंत में अंग्रेज सरकार को उन्हें छोड़ देने के लिए विवश होना पड़ा। लखनऊ समझौता 1916। ईस्वी सन 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ मुंबई में अधिवेशन आयोजित किया। एक वर्ष के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन एक साथ ही लखनऊ में रखा गया। लखनऊ के कांग्रेस के अधिवेशन में लोकमान्य तिलक उपस्थित रहे। ईस्वी सन 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल तथा गरम दल के लोग अलग भी हुए थे। वे अब तक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं ने ईस्वी सन 1916 में लखनऊ में समझौता किया। उस समझौते को लखनऊ समझौता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस समझौते ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने राजनीतिक पक्ष के रूप में राष्ट्र के हित को महत्व दिया, जिससे स्वराज आंदोलन को बल मिला। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को ओडिशा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। बचपन से ही वे तीव्र बुद्धि प्रतिभा वाले थे। ईस्वी सन 1920 में लंदन में ICS की परीक्षा में चौथे नंबर से पास हुए थे। भारत में आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय महासभा में शामिल हुए। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 11 बार राजनीतिक कैदी के रूप में पकड़े गए। ईस्वी सन 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद ईस्वी सन 1939 में त्रिपुरा में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में वे दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अनेक मतभेदों के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र भी दे दिया। मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए राजनीतिक पक्ष की रचना की। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक ने युद्ध विरोधी प्रचार भी शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस और उनके साथियों को सरकार ने इन्हें जेल में मुक्त कर दिया। उनके ही मकान में नजर कैद कर दिया। 17 जनवरी 1941 की मध्य रात्रि को सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार की नजर कैद में से भाग निकले। वे वेश परिवर्तन करके पेशावर, काबुल और मास्को होते हुए बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन पहुंचकर रेडियो प्रवचन दिया, जिससे अंग्रेज सरकार चौंक गई। वहां से वे सुमात्रा होते हुए जापान गए। आज़ाद हिंद फौज के नेता के पद पर अंग्रेज सेना के भारतीय अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह जापान की शरण में गए हुए भारतीय सैनिकों में से आज़ाद हिंद फौज की रचना हुई। जापान सरकार तथा रास बिहारी बोस के बीच मतभेद होने से मोहन सिंह को त्यागपत्र दे देना पड़ा। आज़ाद हिंद फौज का भविष्य थोड़े समय के लिए अनिश्चित बन गया।
रास बिहारी बोस सर्वसम्मति से 4 जुलाई 1943 के आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च नेता के रूप में सुभाष चंद्र बोस की नियुक्ति की। सभी अधिकार उन्हें सौंप दिया गया। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाल लिया। उन्हें नेताजी का प्यारा नाम दिया गया। नेताजी ने फौज को चलो दिल्ली का नारा भी दिया। इन्होंने भारत को जय हिंद का मंत्र भी दिया। सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का प्रवास करके वहाँ के भारतीयों के पास से मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनका सर्वस्व बलिदान कर देने की मांग की। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सूत्र के द्वारा आज़ादी के लिए आह्वान किया। अंतरिम सरकार। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अतिरिक्त सरकार यानी कि आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने सेना के सर्वोच्च नेता के रूप में पद भी संभाला। अंतरिम सरकार ने इंग्लैंड और अमेरिका के सामने युद्ध घोषित किया। आज़ाद हिंद फौज की कार्यवाही। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद की काम चलाऊ सरकार के सर्वोच्च नेता बनने के बाद आज़ाद हिंद फौज का पुनः आयोजन किया। इन्होंने सैनिकों को सघन प्रशिक्षण भी दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में अलग अलग सैनिक टुकड़ी तैयार किया। आज़ाद हिंद फौज ने भारत की पूर्व सीमा आराकान और इम्फाल इलाके में कई विजय प्राप्ति की। उसके बाद आपूर्ति की भयंकर कमी और तेज बरसात के कारण फौज को पीछे हटना पड़ा। जापान की ओर अमेरिका द्वारा परमाणु बम फेंका गया। जापान पराजित हुआ। युद्ध की परिस्थिति बदल गई और आज़ाद हिंद फौज का कोई भविष्य नहीं रहा। 4000 सैनिकों की मृत्यु हुई और 25,000 सैनिकों कैद कर दिए गए। नेताजी की प्रतिज्ञा थी कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में पैर नहीं रखूंगा। नेताजी रंगून और बैंकॉक छोड़कर विमान मार्ग से आगे बढ़े। जापान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 18 अगस्त 1945 के दिन फॉर्मोसा के ताइपेई हवाई अड्डे से विमान उड़ा। तुरंत ही उसमें आग लग गई। नेताजी बुरी तरह से जल गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। इसका स्वाध्याय आपको होमवर्क में करना होगा।